नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 रहेगा चैप्टर फर्स्ट का, याद रख, जिसमें कि पहला चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें कि मैंने क्या पढ़ाया है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले। तो देखो, आप जो भी स्टूडेंट हैं पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आया। तो मैंने पार्ट 1 में ये टॉपिक करा दिए थे, तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, ठीक है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि समुच्चय सेट्स क्या होते हैं, समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट ये क्या होते हैं, ये पढ़ाया था। उसके बाद मैंने इसके एग्जाम्पल कराए थे, वो एग्जाम्पल आपसे समझ में आ गए होंगे कि समुच्चय या सेट क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण कैसे बताए थे। उसके बाद सेकंड नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था कि समुच्चय की विधि, समुच्चय की मतलब विधि, दो विधि होती है, मेथड ऑफ सेट, मेथड ऑफ सेट, सेट की क्या क्या मेथड होती हैं। तो इसमें आपको मैंने दो मेथड बताई थी। पहली बताई थी मैंने रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें बताया था सेट बिल्डर्स फॉर्म, जो कि समुच्चय निर्माण रूप मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसको आप पहले अच्छे समझिएगा, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास समझ में आएगी। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। उतना आपको सबको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय सेट क्या होता है विद एग्जाम्पल के साथ, समुच्चय की विधि, मेथड ऑफ सेट क्या होता है, उसके दो विधि बताई थी, रोस्टर टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद जो अपन अब पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेट, सेट के टाइप्स ऑफ सेट, सेट इसको अपन हिंदी की अगर बात करें कि समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि अपन सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त मतलब होता है खाली स्थान या खाली, वो दोनों के दोनों उसमें प्रेजेंट ना हो, कोई भी समय उसमें प्रेजेंट ना हो या उपस्थित ना हो, वो रिक्त समुच्चय होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे अपन फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है। इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय क्या होता है। उसके बाद बात करता हूँ इक्वल सेट, समान समुच्चय या बराबर समुच्चय जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा मैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सावित्रिक समुच्चय क्या होता है। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा सबसेट या उप समुच्चय क्या होता है। तो ये इतने अपने को टाइप्स पढ़ना है, ये ध्यान आपको रखना है, और मैं विद एग्जाम्पल के साथ आपको सारे के सारे कराऊंगा। और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी ऐप को भी डाउनलोड जरूर करिएगा। उसमें आप कुछ कोर्स भी परचेस कर लें जिसमें कि आपको फुल डिटेल में आपको बताया गया है। ऐप को जरूर डाउनलोड करना है डुग्गू कोचिंग सेंटर की। चलिए, जिसमें कि अपन अब जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अपन, तो ये सबसे पहला जो टाइप है हमारा कौन सा है, एम्प्टी सेट। क्या है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय, और हिंदी में बोला जाता है रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय। इसको दो तरीके से बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में आपको एक ही तरीके से याद करना है एम्प्टी सेट। अब ये क्या होता है समझना आपको कि द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसमें ये बोल रहा है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, अवयव नहीं होता है, इसका मतलब आपको कुछ भी दिया जाएगा, एक आपको एक सेट दिया जाएगा, अब आपसे पूछेगा बताइए कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जिसमें कॉमन या कुछ भी ना दिखे उस कंडीशन में अपन को एम्प्टी सेट होता है। टेंशन ना लेना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको बराबर समझाऊंगा, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे। अब जैसे कुछ फैक्ट इसके आपको याद रखना है, क्या क्या फैक्ट आप याद रखोगे, याद रखना है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट बोलते हैं। इसको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, नल सेट बोलते हैं। अगर अब आता है कि एग्जाम में आपको वन वर्ड अगर वगैरह पूछ ले तो याद रखना है, क्या याद रखोगे, एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, जिसको नल सेट बोला जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फाई, इसको अपन फाई से दर्शाते हैं। उसके बाद हिंदी की अगर बात करता हूँ मैं, तो क्या याद रखोगे आप, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, फाई, प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है, फाई होता है। जो कि एक तरीके से याद रखना है, या तो इसको अपन फाई के द्वारा भी दर्शा सकते हो, और ये वाला ब्रैकेट के थ्रू भी आप दर्शा सकते हो, जिसको अपन करली ब्रैकेट बोला जाता है, इससे भी अपन दर्शाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे कि ये लिखा है शॉर्ट में, याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट की पहचान है फाई। एम्प्टी सेट या खाली स्थान हुआ या फाई इसमें पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ना हो, सीधा सीधा वो पॉसिबल नहीं हो। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप खुद आराम से आपको समझ में आएगा कि क्या बताया है मैंने।
चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा है एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय की अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, क्या लिखा है एग्जाम्पल फर्स्ट, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ फोर साइड। इनने बोला है कि द सेट ऑफ ट्राइंगल विथ फोर साइड, चार भुजा वाला त्रिभुज। अब आपको दिमाग में ये रखना है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, अब इनको अपन को इसका आंसर देना है। ठीक है, क्या देना है इसको अपन को, इसका आंसर देना पड़ेगा अपने। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, इसका अपन आंसर देते हैं। तो आंसर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपने को एक कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट अगर लेता हूँ तो इसमें ट्रायंगल की बात हो रहा है, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज, तो मैं एक टी ले लेता हूँ, टी लिया मैंने, फिर मैंने लगाया इक्वल का साइन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि त्रिभुज जो होता है क्या वो चार भुजा वाला होता है। आप खुद एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, क्या कोई त्रिभुज या कोई ट्रायंगल में कभी चार साइड होती हैं, क्या नहीं होती। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय जिसको बोला जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, या तो मैंने बोला कि आप एक कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर दीजिए, टी इक्वल का साइन लगा दीजिए और फाई का साइन लगा दो। तो अब तो क्लियर, कुछ तो समझ में आया होगा भैया कि क्या होता है एम्प्टी सेट या आपका रिक्त समुच्चय। तो सीधा सीधा ये समझना कि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो उसमें ना मिले। भाई सबको पता है ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, तीन भुजा होती हैं, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, सॉरी एग्जांपल सेकंड अपन बात करते हैं। ये एग्जांपल दिया है ए इक्वल, ये दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। अब बोल रहा है नेचुरल नंबर लेस देन जीरो बोल रहा है भैया। ए इक्वल एक्स अनुपात एक्स, शून्य से कम प्राकृत संख्या। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, शून्य से प्राकृत संख्या भैया, शून्य से कम प्राकृत संख्या तो पॉसिबल है ही नहीं है भैया, नेचुरल नंबर लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ मैं, ए ले लेता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5। पॉसिबल नहीं है भैया, लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन जीरो का कभी होता ही नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्या लिखा है, बी इक्वल लिखा है ब्रैकेट में एक्स अनुपात एक्स का स्क्वायर इक्वल 4 दिया है। आपसे बोल रहा है एक्स जो है कौन सा नंबर है, विषम संख्या, एक्स हमारा कौन सा है, विषम। इसके इंग्लिश की बात करता हूँ तो ये लिखा है एक्स अनुपात एक्स का स्क्वायर इक्वल 4 दिया है, एक्स इज ओड नंबर। अब आपसे पूछ रहा है ओड नंबर की बात करता है, जैसे ही अगर ओड इवन की बात करता है तो ओड नंबर आपको पता होना चाहिए, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक नंबर होते हैं वहाँ तक आपके ओड नंबर या विषम संख्याएं होती हैं। तो चलो आप पहले इसको सॉल्व करके भी आप देखोगे तो आप खुद अपना दिमाग लगाना। ये लिखा हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल कितना लिखा है 4, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट इसको हटाऊंगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा। अब आप सबको पता होना चाहिए, 10th क्लास आप पढ़ के आइएगा, आए हो, तो रूट 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो अब बताइए क्या है ये 2 हमारा, 2 क्या ओड नंबर है, 2 क्या विषम नंबर है, तो नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए, बी ले लेता हूँ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे, ये 3 एग्जाम्पल थे आपके एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय के। चलिए अब इसके बाद याद रखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में दोनों आपको एक साथ ही समझा देता हूँ क्योंकि बहुत इजी है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करता हूँ मैं आपको, ये लिखा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो क्या होता है, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें परिमित समुच्चय क्या होता है, जो फाइनाइट क्या होता है, क्या लिखा, द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। सीधा सीधा ये समझना है आपको, इसमें ये लिखा है कि जो फाइनाइट सेट होता है या परिमित सेट जो होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, फाइनाइट सेट होता है। सीधा सीधा आप ये समझिएगा, बस इससे ज़्यादा दिमाग में मत लगाना, और एग्जाम्पल के थ्रू और मैं आपका पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तुम्हारा आता है अगला है इनफाइनाइट, मतलब अपरिमित की बात करते हैं। अपरिमित में क्या लिखा है, द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते।
जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? यह एक सीधा सा फंडा है, अपने माइंड में बस बिठा लीजिए आप। तो बस क्या अपने माइंड में बिठाना है आप, तो अपने माइंड में बस इतना सा याद रखिएगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? परिमित। इनफाइनाइट में क्या होता है? अपरिमित। जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। जिनको हम गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए अब आपको क्या है, एक एग्जांपल दिया है, क्या लिखा है ये इसमें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है a इक्वल 0,3,6 डेट कहाँ तक जा रहा है? ये 99 तक जा रहा है। क्या आप 0 से लेके 99 तक, 0 से लेके 99 तक इनको क्या काउंट नहीं कर सकते? आप बोलोगे भैया कर सकते हैं, 0 से लेके 99 तक जितने भी नंबर हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर आएगा, आपको आंसर में क्या लिखना है बेटा? इसमें लिखना है आपको फाइनाइट। फाइनाइट को क्या बोला जाता है? परिमित। आया सबको समझ में कि नहीं आया? जिसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होता है। ये आपको माइंड में बिठा के रख लेना, ठीक है? ये इसका आंसर था। सेकंड एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? b इक्वल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है। आप खुद बताओगे कि प्राकृत संख्या, तो भैया आप ये है कि अगर इसमें अब ये नहीं बोला कि कहाँ तक प्राकृत संख्या निकालेंगे, तो हम प्राकृत संख्या को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक आपका प्राकृत संख्या होती है, वहाँ तक आपका नेचुरल नंबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जिसको हम प्राकृत संख्या को गिन नहीं सकते, अगर मैंने बोला बताइए बेटा प्राकृत संख्या को गिनो, तो आपको यहाँ तो दिया तो है नहीं कहाँ तक गिनना है, ये तो इनफाइनाइट तक गिनना है आपको। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आपको क्या लिखना था? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा? अपरिमित। बस इतना सा लिखना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और उसका आंसर दीजिएगा बस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा? सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन। पॉइंट ऑन लाइन की बात कर रहा है। एक्स अनुपात एक्स एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अपन इनने बोला है भैया, मैंने एक लाइन खींच दी, ये लंबी लाइन खींच दी। अब इस लाइन पे आप क्या पॉइंट को गिन सकते हो? भैया मैं खुद बनाऊंगा, मैं इतने पॉइंट इसमें बना दूंगा, बनाते जाऊंगा भाई, मैं ही भूल जाऊंगा कि इसमें कितने पॉइंट मैंने बना दिए हैं, ठीक है? तो इसलिए इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि जो कि एक लाइन जो होती है, इस लाइन में मैं इनफाइनाइट या अपरिमित बिंदु या डॉट या पॉइंट बना सकता हूं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आया सभी को समझ में? अगले एग्जाम्पल देखिएगा, क्या लिखा है? d बराबर लिखा है, d इक्वल, ये ब्रैकेट लिखा है 0,2,4,6,8 डेट। अब यहाँ तक कोई भी नंबर आपको नहीं दिए हैं। अब मुझे यहाँ तक भैया, मैं तो 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12, 14 काउंट करते जाऊँगा। जहाँ तक नंबर है क्या वहाँ तक मैं काउंट कर सकता हूँ? इसको मैं काउंट नहीं कर सकता। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा आपका? इनफाइनाइट होगा। याद रखना क्या होगा? इनफाइनाइट, जो कि क्या होता है? अपरिमित होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमित होता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखा ई बराबर लिखा, ई इक्वल लिखा आ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन की बात कर रहा है, ये हम काउंट कर सकते हैं। आप सीधा सट बोल दोगे भी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होगा? परिमित हो जाएगा। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? बस ये थे इसके एग्जाम्पल। ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ कवर करा दिया आपको, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट हम नहीं कर सकते। बस इतना आपके दिमाग में रखना है, आपको याद। चलिए अगला टाइप्स जो है आपका वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट को क्या बोला जाता है? सामान्य समुच्चय या बराबर समुच्चय बोला। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? क्या है ये लिखा हुआ आपका? 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सम एलिमेंट्स। मतलब इसमें आएगा कि आपका एलिमेंट्स जो होने चाहिए
वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बात करूँ मैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, मतलब ए का अवयव जो रहेगा वो किस में होना चाहिए, बी में भी हो रहा है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान कहलाएंगे। मतलब दोनों के एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी तो आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझा देता हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इनके एग्जाम्पल। तो देखिए भैया, जैसे क्या होता है, एक मैंने ए लिया है, एक ए एलिमेंट, ए का ए अवयव लिया है, जिसमें कि मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 ये लिया है। फिर सेकंड एलिमेंट्स की अगर बात करूं, बी लिया है, तो बी में आपके क्या हो जाएंगे 1 3 2 4 ये मैंने लिया। अब हम चेक करते हैं आपका डेफिनेशन क्या है कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स में होना चाहिए, बी के एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। अगर है तो समझ जाइएगा आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि अगर बात करता हूँ 1 यहाँ है, 1 इधर है, हाँ भैया 1 दिख रहा, आप बोलोगे भैया 1 है। फिर बोलोगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो आप देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है। फिर बात करें 3 की, बात करें 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, हाँ भाई 3 है। फिर उसके बाद करते हैं 4, 4 यहाँ है और 4 आपका यहाँ भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ए है वो किसके इक्वल है, बी के। और यही आपका क्या है, आंसर है। बस यही इसमें का आपका आंसर है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ कि आप कैसे समझोगे कि ये इक्वल सेट नहीं है, वो भी आपके माइंड में चल रहा होगा। जैसे कि मैं एक एम ले लेता हूँ, जिसके एलिमेंट्स की अगर बात करता हूँ तो क्या है, ए टी ओ एम लिया है। एम के बाद एक और एलिमेंट्स ले लेता हूँ एफ, इसमें देख लेता हूँ ये लिखा आपका टी, ये ओ, ये एम और ये अपना सी हो जाएगा। अब अपन मैच करते हैं। देखो बेटा, मैंने देखा ए यहाँ, ओ सॉरी यहाँ टी है, टी यहाँ है, हाँ भाई, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, एम यहाँ है, ए वाला इसमें नहीं है, सी वाला इसमें नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एम और एफ जो है नॉट इजिकल टू, मतलब इक्वल नहीं है। तो एम नॉट इजिकल टू एफ, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको बोला जाता है इक्वल सेट बोला जाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब ये देखिएगा, इसके बाद अब मैं आपको बता दे रहा हूँ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सावित्रिक समुच्चय बोला है। तो आपको सबसे पहले चीज नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये समझिए कि आप कि इसके जैसा और कोई नहीं, ये सबसे बड़ा सेट कहलाता है। मतलब सबसे बड़ा सेट होगा, सबसे बड़ा समुच्चय कहलाता है यूनिवर्सल सेट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलोगे आप, आ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, ऑल सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। जितने भी सेट होंगे उसके सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाएंगे, जिसको हम क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। सीधा सीधा जैसे अगर हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हिंदी में ही बता देता हूँ। गणित में एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें किसी विशेष संदर्भ में मौजूद सभी संभावित तत्वों को शामिल किया जाता है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जिसमें सब मिक्स होंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। याद रखना, अगर नोट करके भी लिखा है तो ये भी समझिएगा आप क्या लिखा है नोट में, यूनिवर्सल सेट में सभी आ जाते हैं, जो बचा है वो भी आ जाता है, इसलिए इसे सबसे बड़ा सेट कहा जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें। चलिए, जैसे अगर यूनिवर्सल सेट की अगर मैं एक एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक एलिमेंट्स लेता हूँ ए, जिसमें कि ये लगा आपका करली ब्रैकेट लगा और लिख दिया आपको सैटरडे कॉमा संडे, ठीक है, ये लिखा है। अब इसका आपसे पूछते हैं इसका यूनिवर्सल सेट आपको बताइए। क्या यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सावित्रिक समुच्चय आपको बताना है। तो देखिएगा बच्चे लोग, आप देखना है इसमें लिखा सैटरडे कॉमा संडे। तो इसमें क्या होगा, सारे सभी के सभी वीक के नेम आ जाएंगे। भले आपसे सैटरडे और संडे का पूछा है, बट इसमें सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यू बनाओगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट लिखोगे और सारे के सारे इसमें आपके आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, पहले आएगा संडे आ जाएगा, संडे के बाद आपका मंडे आ जाएगा,
भले आपसे ना पूछे तब भी आपको इसमें सब लिखना। यूनिवर्सल का मतलब ही क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सब आएगा इस मंडे के बाद आपका ट्यूसडे हो जाएगा, फिर इसके बाद आपके वेडनेसडे हो जाएगा, उसके बाद आपका थर्सडे हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्राइडे हो जाएगा, उसके बाद आपका सैटरडे हो जाएगा, भले आपसे ना पूछा हो। बस ये फॉर्मेट होता है यूनिवर्सल सेट का। आपसे ना पूछे तो भी आपको मेंशन में सारा का सारा इसमें लिखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो इसके बाद अगला टाइप आता है आपका सबसेट की बात कर दो। सबसेट्स मतलब बताता हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। क्या होता है, उपसमुच्चय की बात करता हूँ। तो देखो इसको कैसे क्या पहचानोगे आप। सबसे पहले चीज, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट, मतलब सेट ए होगा उसका क्या होगा, सबसेट ऑफ बी, मतलब उसके सबसेट बी में होना चाहिए। इज एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए के एलिमेंट्स अपने को बी में होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। ए के एलिमेंट बी में नहीं होंगे तो वो सबसेट आपके नहीं होंगे। सीधा सीधा समझना है आपको, बस यही। फिर एग्जाम्पल के थ्रू और मैं समझा दूंगा आपको। फिर आता है तुम्हारा हिंदी में उपसमुच्चय की बात करता हूँ, सबसेट, जो कि इसका साइन ये सी की तरह होता है। क्या लिखा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो वो ए कॉमा बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू और आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। चलिए अब इसका अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। जैसा कि बच्चे आपको बताया कि ए एक एलिमेंट से लिया मैंने ए, जिसका एलिमेंट्स नंबर्स हो जाएंगे 1,3। बी एलिमेंट्स हैं, इसके मैंने नंबर लिया 1, 3, 5, 7, 9, ये मैंने लिए। तो मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी सबसेट की। जो ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। ए के अवयव बी के अवयव में होना चाहिए तो क्या कहलाता है, तुम्हारा सबसेट या उपसमुच्चय कहलाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 है, क्या बी में 1 है, हाँ भाई ए है। ए के 3 इधर है ए में, क्या बी में भी है, हाँ भाई आप बोलोगे है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय या सबसेट कहलाएगा। बस यही आपका आंसर है। बताइए, अब तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा कि नहीं आया। अब अगर जैसे मान लीजिए, अब मैंने आपको क्या कर दिया है, मैंने रिवर्स कर दिया। इसी को मैं अगर रिवर्स के थ्रू अगर बोलता हूँ, यहाँ लिखा है मैंने, अगर मैंने रिवर्स भी कर देता हूँ या उल्टे तरीके से भी कर देता हूँ। अगर मैंने आपके पूछा, यहाँ दे दिया मैंने बी, ठीक है, पहले नंबर पे लिख दिया बी, ये बी लिखा। बी में क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक और इसी को थ्रू एक और समझा देता हूँ। 3, 5, 7, 9 ये कर दिया, ये हो जाएगा मेरा ए। तो ए में कितना 1,3। अब मैं चेक करूँगा, अब क्या होता है, देखेंगे कि बी के एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। अगर बी के एलिमेंट्स ए में होंगे तो हमारे ये सबसेट कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा। चेक कर लेते हैं। 1 का एलिमेंट्स 1 है, 3 है, आप बोलोगे ये तो है, बट क्या यहाँ 5 है, क्या नहीं है। 7 इधर है, इधर नहीं है। 9 इधर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स में नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये हमारा सबसेट या उपसमुच्चय नहीं है। ये नॉट इज इक्वल टू का आपको साइन लगा देना है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में इनको आपको अच्छी तरीके से बिठा के रखना है कि किस तरीके से अपन इनको आराम से समझ सकते हैं। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। तो ये था आज का जो पार्ट 2 था। पार्ट 2 के बाद पहले आप पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। पहले अपन इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको मैं बता देता हूँ भैया, ठीक है। और ऐप को भी डाउनलोड करिएगा आप।